बिहार में रामपुर नाम के एक गांव में शिवराज अपनी पत्नी कल्पना के साथ रहता था। वैसे तो शिवराज और कल्पना बहुत अमीर थे, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहा करते थे क्योंकि शिवराज और कल्पना की कोई संतान नहीं थी। शिवराज और कल्पना बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वो अक्सर लोगों की मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन शिवराज अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहा था। तभी उसे अपनी गाड़ी के बाहर रास्ते पर एक बुढ़िया दिखाई देती है जो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। शिवराज उसे उठाकर अपने घर में ले आता है, जिसके बाद कल्पना उस बुढ़िया का काफी ज्यादा ख्याल रखती है, जिस वजह से वो बुढ़िया कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती है। शिवराज उस बुढ़िया से कहता है, माँ जी, कुछ दिनों पहले आप मेरी गाड़ी के सामने बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया था। अब आप ठीक तो है ना? और आप कहाँ रहती हैं? मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहाँ छोड़ आऊँगा। बेटा, अब मैं ठीक हूँ। वैसे मेरा कोई घर नहीं है, तो तुम मुझे कहीं भी छोड़ आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप यहीं रुक जाइए। वैसे भी हमारे घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। घर में कोई बड़ा होगा तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद वो बुढ़िया उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगती है। फिर एक दिन जब शिवराज और कल्पना अपनी संतान न होने का दुख जता रहे थे, तभी वो बुढ़िया उनकी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर एक काढ़ा बनाकर लाती है और उसे ले जाकर कल्पना को पिला देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन कल्पना अपनी गर्भवती होने की खबर सबको देती है। कल्पना के मुंह से ये खबर सुनकर शिवराज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और कल्पना 2 बहुत ही प्यारी बच्चियों को जन्म देती है। एक बच्ची के सुनहरे रंग के बाल थे और दूसरी के चांदी के रंग के थे। अरे, ये दोनों तो कितनी प्यारी है और सबसे ज्यादा प्यारी तो हमारी ये सुनहरे बालों वाली बच्ची है। मैं इसका नाम सोनल रखूंगा और अपनी दूसरी बच्ची का नाम परी। इसी तरह समय बीतता है। सोनल और परी अब 8 साल की हो जाती हैं। सोनल अपने सुनहरे बालों की वजह से दिखने में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी, इसलिए हर कोई उससे ज्यादा प्यार करता था और उसकी मांगे जल्दी ही पूरी हो जाती थी। एक दिन सोनल अपने पिता के पास बैठी हुई थी। तभी सोनल कहती है, पापा, मुझे मेरे बालों पर खिलता हुआ एक पिंक कलर का गाउन चाहिए जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। ऐसा गाउन जो किसी के पास ना हो। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा गाउन लेकर आऊंगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और वैसा गाउन किसी के पास भी नहीं होगा। वहीं पर खड़ी परी ये सब कुछ देख रही थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता उससे ज्यादा उसकी बहन से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी और अपने अंदर ही खुश रहती थी। फिर एक दिन सोनल, परी और कल्पना टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी सोनल के हाथ से चाय उसके गाउन पर गिर जाती है। ये वही पिंक कलर का गाउन था जिसकी मांग सोनल ने अपने पिता से की थी। अरे, ये क्या हो गया? ये चाय तो मेरे गाउन पर गिर गई। ये तो मेरा फेवरेट गाउन है। उसी वक्त परी भी वहीं बैठकर फोन चला रही होती है। तभी उसे अपने फोन में कुछ फनी चीज दिखाई देती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन सोनल को लगता है कि परी उसका गाउन खराब होने पर हंस रही है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कल्पना परी को डांटते हुए कहती है, ये बहुत ही गलत बात है परी, तुम्हारी बहन का गाउन खराब हो गया और तुम उस पर हंस रही हो। पर माँ, मैं तो। अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो।
बेचारी परी बिना किसी गलती के भी डांट खाकर अपने कमरे में चली जाती है, पर ऐसा अक्सर ही होता रहता था। इसलिए अब परी किसी से ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी, न ही लोगों से ज्यादा घुलती मिलती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया। दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं और कॉलेज जाने लगती हैं। कॉलेज में सभी सोनल के दोस्त बनना चाहते थे। आखिर सोनल अपने बालों के कारण दिखती ही इतनी सुंदर थी। परी और सोनल की कॉलेज में विनोद नाम का एक लड़का भी पढ़ता था, जो कि सोनल को बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन सोनल जानती थी कि विनोद गलत तरह के काम करता है, इसलिए वो कभी भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। तभी एक दिन विनोद अचानक से सोनल का हाथ पकड़ लेता है और वह सोनल उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। उस समय तो विनोद खून का घूंट पीकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो सोनल से बदला लेने की ठान लेता है। फिर वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन शिवराज अपने घर में था, तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त का कॉल आता है और वो शिवराज को अपने परिवार के साथ अपने घर बुलाता है। शिवराज अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है। वो लोग खूब बातें करते हैं। तभी शिवराज का दोस्त बोलता है, अरे शिवराज, तू जानता है आज यहाँ बहुत ही बड़ा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है और यहाँ पर बहुत से लोग आने वाले हैं और सेंट्रल सिटी में भी बहुत ही बड़ा इवेंट रखा गया है। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारा परिवार हमारे साथ चले, हम वहाँ पर खूब एंजॉय करेंगे। तभी परी बोल पड़ती है, अंकल आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो बेटा। अंकल मुझे भीड़ भाड़ या इवेंट पसंद नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर और शांत पहाड़ी है, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। ठीक है परी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम लोग इवेंट में जाकर एंजॉय करेंगे। वैसे मेरा बेटा भी इसी तरह का है, उसे भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और इन सब चीजों से वो दूर ही रहता है। चलो कोई नहीं, हम लोग तो चलते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से शिवराज के दोस्त का बेटा आरव गुजरता है। आरव को देखकर सोनल मनमोहित हो जाती है, क्योंकि आरव दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था। फिर सभी लोग इवेंट में चले जाते हैं, लेकिन परी वहाँ की पहाड़ियों में जाकर पेंटिंग करने लगती है। वो पेंटिंग कर ही रही होती है कि तभी वहाँ शिवराज के दोस्त का बेटा आरव आ जाता है। आरव परी को पहचान लेता है और कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शिवराज अंकल की बेटी परी है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप सबके साथ इवेंट में नहीं गई क्या? नहीं, असल में मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। मुझे नेचर के साथ रहना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है। मुझे ये शांति बहुत ही प्यारी लगती है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। वैसे आप क्यों नहीं गए? आपकी और मेरी पसंद बिल्कुल एक जैसी है। मुझे भी भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं गया। चलिए कोई नहीं, अब हम दोनों यहाँ पर मिल ही गए हैं तो थोड़ी बातें कर लेते हैं। इसी तरह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दोनों की पसंद भी बिल्कुल एक जैसी ही थी, इसलिए दोनों की झट से दोस्ती हो जाती है। और जितने दिन वो लोग यहाँ रहते हैं, आरव और परी आपस में मिलते रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शिवराज वापस अपने परिवार के साथ घर आ जाता है। घर आने के बाद सोनल अपने पिता से कहती है, पापा मुझे आरव बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे वाह बेटी, तुम्हारी पसंद तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आज ही अपने दोस्त से बात करता हूँ। इसके बाद शिवराज अपने दोस्त से बात करता है और शिवराज का दोस्त अपने बेटे से बात करता है। पर आरव को लगता है कि उसकी शादी परी से होने वाली है, पर उसकी शादी तो सोनल से तय हो जाती है। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जाता है।
फिर शादी को एक ही दिन बचता है। तभी विनोद को पता चलता है कि सोनल की शादी होने वाली है और वो बदला लेने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर सोनल के कमरे में घुस जाता है और बड़ी ही शांति से उसके सुनहरे बाल, जिस पर सोनल को बहुत ही ज्यादा घमंड था, वो काट देता है। सुबह जैसे ही सोनल उठती है और खुद को शीशे में देखती है तो वो हैरान रह जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सोनल की आवाज सुनकर सभी भागे भागे कमरे में जाते हैं। मेरे प्यारे बाल, मेरे सुनहरे बाल, ये कैसे हो गया? मेरे बाल किसने काटे? अरे ये क्या हुआ और कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता पापा, पता नहीं ये किसने किया। आज ही शादी है, अब अगर इस हालत में शादी के लिए ये गई तो लड़के वाले पक्का मना कर देंगे। तभी परी बोल पड़ती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपने बालों को काटकर उनके एक्सटेंशन बनाकर सोनल के बालों में लगा दूंगी, जिससे कम से कम वो शादी तो कर पाएगी। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं और परी अपने बाल सोनल को दे देती है। वहीं आरव भी इस गलतफहमी में शादी कर लेता है कि उसकी शादी परी से हो रही है। फिर घर आकर जैसे ही सोनल अपना पल्लू उठाती है तो सोनल को देखकर आरव हैरान रह जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे? और परी कहाँ पर है? आपकी शादी मुझसे हुई है तो मैं ही यहाँ होंगी ना, परी यहाँ क्यों रहेगी? लेकिन मेरी शादी तो परी से होने वाली थी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। सोनल आरव की बातें सुनकर हैरान रह जाती है और उसे तब पता चलता है कि उसकी बहन ने केवल बालों का ही नहीं बल्कि अपने प्यार का भी बलिदान कर दिया है। ये सारी बातें जानकर सोनल को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो भागकर अपने घर वापस जाती है और अपने पिता को ये सारी बातें बताती है। इन सब बातों को सुनकर शिवराज को भी अपने किए पर पछतावा होता है। मेरी बेटी इतनी समझदार थी, ये मुझे पता ही नहीं। उसने अपनी बहन के लिए अपने बाल और अपना प्यार दोनों को बलिदान कर दिया। पापा, हमें परी और आरव की शादी करवानी ही होगी, क्योंकि अगर मैं आरव के साथ रही तो ना तो वो खुश रह पाएगा और ना ही मैं, और बेचारी परी वो तो जिंदगी भर अकेली रह जाएगी। इसके बाद सभी की सहमति से परी और आरव की शादी करा दी जाती है। अब वो दोनों ही नहीं बल्कि सभी हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। ओ, कितनी सुंदर हो तुम अवंतिका, चंदन जैसा मुख है तुम्हारा और बांसुरी जैसी काया और केश जैसे कोई नागरानी। तुम्हारे रूप के आगे कौन टिक पाएगा? देखना, एक दिन इसी राजमहल में कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हें सोने की पालकी में अपने साथ ले जाएगा। खुद से बातें करती हुई ये है राजकुमारी अवंतिका, जो रूपनगर के राजा वीरेंद्र सिंह की एक लौती संतान थी। अवंतिका दिखने में काफी सुंदर थी और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अरे सौम्या बेटी, जरा पीने के लिए पानी तो देना थोड़ा सा। ये लो बाबा, और खाना भी तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे हो? पता है बिटिया, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी की छाया हो तुम, उतनी ही सुंदर और उतनी ही समझदार। बाबा, कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, दुखी मत हो, वो जहाँ भी है हमें खुश देखकर खुशी होगी। ये है कुलदीप और उसकी बेटी सौम्या। कुलदीप रूपनगर में कुम्हार का काम करता था। कुलदीप की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और तब से सौम्या ही घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसका रूप हमेशा खिला खिला ही रहता था। जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी अवंतिका थी। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी अवंतिका। आज तो मतलब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ दासी। जी क्षमा राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब था आज आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं।
आज तो आपको चाहे जो राजा या राजकुमार देख ले, वो आप पर मोहित होकर पागल ही हो जाए। सही कहा। पूरे रूपनगर राज्य में मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है। अब हाँ राजकुमारी। क्या हुआ दासी, तुम इतना विचार करके क्यों बोल रही हो? नहीं तो राजकुमारी, आप ही सबसे सुंदर हैं। हाँ सच में, जो मन में है मुझसे वो कहो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो राजकुमारी, नगर में एक कुम्हार है कुलदीप, उसकी बेटी, उसका नाम सौम्या है। सुना है बड़ी सुंदर है, दिन भर मिट्टी में काम करके भी उसका रूप नहीं कुम्हलाता। दासी के मुंह से सौम्या के रूप की तारीफ सुनकर अवंतिका बुरी तरह से जल गई। वो अपनी आँखों से सौम्या को देखना चाहती थी, तो वो फौरन ही अपनी पालकी में बैठी और सीधा कुलदीप कुम्हार के आंगन में जा पहुंची। उसने देखा उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था और उसके लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे, जो उसके रूप में 4 चांद लगा रहे थे। सौम्या का इतना सुंदर रूप देखकर अवंतिका गुस्से से आग बगोला हो गई और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। एक साधारण सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। राजकुमारी, सुंदरता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो तो ईश्वर का दिया सौभाग्य होता है। नहीं, मैं उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगी। दासी, तुम जाकर एक ऐसा विष तैयार करो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। लेकिन राजकुमारी, हम उस लड़की के प्राण नहीं ले सकते। महाराज को पता चला तो? किसने कहा कि मैं उसके प्राण लेना चाहती हूँ? मुझे नफरत तो उसके लंबे बालों से है, जो उसे मुझसे ज्यादा सुंदर बना रही है। मैं चुपके से उसके बालों में ऐसा लेप लगाऊंगी कि उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर देखूंगी कि कैसे वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। जाओ, अब जाकर वो करो जो मैंने कहा है। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी अवंतिका के कहने पर दासी ने विष से भरा हुआ एक लेप तैयार किया और फिर रात के अंधेरे में राजकुमारी अपनी दासी के साथ चुपचाप कुलदीप के घर पहुंची, जहां सौम्या जमीन पर चटाई डालकर सो रही थी। उसके घने बाल देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन उस विषैले लेप को सौम्या के बालों पर लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगली सुबह जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हे ऊपर वाले, ये क्या है? क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बेटी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को बाबा? अपने बाबा की बात सुनकर सौम्या अपने बालों को हाथ में पकड़ती है, जो अब काले की जगह एकदम सुनहरे हो गए थे और अब सौम्या पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उधर राजमहल में अवंतिका भी मुस्कुरा रही थी। दासी, अब तक तो उस बेचारी के सारे बाल झड़कर टूट गए होंगे। उसकी सारी सुंदरता एक झटके में खत्म हो गई होगी। अब तो निश्चित है इस पूरे रूपनगर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। हाँ राजकुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं। दासी की बात सुनकर अवंतिका जोर जोर से हंसने लगी। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में अब पूरे नगर को पता चल चुका था। हर कोई सौम्या को देखने उसके घर पहुंच रहा था। अरे बाप रे, ये तो सच है, तेरी बाल तो वाकई बदल गए सौम्या। पता नहीं मौसी, कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरे बाल काले थे, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाल एकदम से सुनहरे हो गए। ऊपर वाले की कृपा है तुझ पर। पता नहीं क्या जादू हुआ है, पर तू तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी है। उस औरत की बात सुनकर सौम्या शर्मा गई। सौम्या के सुनहरे बालों की बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर नगर का सबसे बड़ा सुनार भी कुलदीप के घर आ पहुंचा। अरे गोविंद राम जी, आप क्यों पधारे? मुझे ही बुलवा लिया होता। नहीं कुलदीप, सुना तुम्हारी बेटी पर ऊपर वाले की कृपा हुई है, उसके बाल सुनहरे हो गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझे गोविंद राम जी। तो बुलाओ अपनी बेटी को, जरा उसके बाल तो दिखाओ। गोविंद राम ने सौम्या के बालों को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। और फिर क्या हुआ गोविंद राम जी,
ये बाल सिर्फ सुनहरे रंग के ही नहीं बल्कि असली सोने के हैं। ये तो सच में चमत्कारी है। पर ये सब हुआ कैसे भाई? कुलदीप ने उस सुनार को सारी बात बताई। ऊपर वाले का चमत्कार मानकर गोविंद राम ने सौम्या के आगे हाथ जोड़ लिए और वहाँ से चला गया। अब तो नगर का बच्चा बच्चा सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में जान गया था और फिर जल्दी ही ये खबर अवंतिका तक भी पहुँच गई, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दासी, दासी! जी राजकुमारी की बच्ची, तुमने क्या मिलाया था उस लेप में? ऊपर वाले की सौगंध राजकुमारी, उस लेप में जहरीला विष ही था जिससे उस सौम्या के बाल जल जाने चाहिए थे। पर पता नहीं कैसे वो सोने के बन गए। अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ वो लेप फिर से लेकर आओ और उसे फौरन मेरे बालों पर लगा दो। लेकिन राजकुमारी, जितना कहा गया है उतना करो। अवंतिका ने उसी लेप को अपने बालों पर अच्छी तरह से लगवा लिया और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे इस हाल में देखकर उसकी दासी चुपचाप वहाँ से भाग निकली और फिर अवंतिका ने रोते हुए कहा, हे ऊपर वाले, ये क्या षड्यंत्र है? ये कैसी माया है आपकी? मेरे सामने आइए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा किया है आपने। उस गरीब कुमारी को सोने के बाद और मुझे ये श्राप दिया आपने। कई दिनों तक ऊपर वाले के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी अवंतिका के सर पर एक भी बाल नहीं उगा। बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ नहीं कर सका और तब जाकर अवंतिका को समझ आया कि ये सब उसके अपराध का दंड है, जिसे हर हाल में उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने खुद जाकर सौम्या और उसके पिता कुलदीप को सारा सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और ये विश्वास भी है कि ऊपर वाला आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर देंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना करूँगी। सौम्या से बात करके अवंतिका को बड़ी शांति मिली और फिर अगली सुबह वो चमत्कार भी हो गया जिसकी उम्मीद अवंतिका ने छोड़ ही दी थी। उसके बाल उसे वापस मिल गए थे, जिन्हें देखकर अवंतिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने खुद की सुंदरता पर ध्यान न देकर अपने राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके बाद वाकई वो सबके दिलों पर राज करने लगी।